जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एडुटेरिया का एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2 करेंगे। टेस्ट नंबर 1 हमने ऑलरेडी आप लोग को अपलोड कर दिया था, तो बहुत बच्चे का कमेंट आया था कि टेस्ट आगे का भी टेस्ट अपलोड करिए, क्योंकि ये जो 17 टेस्ट है ना, ये फाउंडेशन का, ये आपको 6 से लेके 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसका एकदम पूरा रिवीजन करा देगा। एक एक क्वेश्चन जो जहां से अराइज हो सकते हैं, कहने का मतलब है कि आपको बीपीएससी में कम से कम तो 15 से 20 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। और 15 से 20 मार्क्स आप समझ सकते हैं कितना बड़ा स्कोरिंग पार्ट होता है, क्योंकि एनसीईआरटी को बीपीएससी ज्यादा फॉलो करती है और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग टेस्ट 2 करेंगे, जिसमें से एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का जो पार्ट है, ये क्लास 8 का ऑल चैप्टर और 9 का सेक्शन 1, यानी क्लास 8 का पूरा है और 9 का आधा सेक्शन है, क्लास सेक्शन 1 है। 20 बाकी जो 20 से करंट अफेयर 2024 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग 80 क्वेश्चंस करेंगे। 80 क्वेश्चन तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। सही बात है। इस इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिमी सभ्यता से आया। बात सही है। जब वो जो पश्चिमी के जो इतिहासकार थे, उन्होंने ही इसे इस तरह से बांटने का बारे में बताया था, वर्गीकरण के बारे में, जो अंग्रेज जो सुझाव दिए थे, और वही सारा चल रहा है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, सही है। आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? देखिए, आधुनिक समाज में स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, लोकतंत्र होनी चाहिए, सामंती व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सामंती व्यवस्था समझते हैं ना? सामंती व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जब राजा के बेटा राजा बनेगा, उसे क्या कहते हैं? सामंती व्यवस्था, सामंती, जो पहले चलता था। अब ये सब नहीं है, तो पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे का काम करने का जिम्मा किसको दिया था? जेम्स रेनले को दिया था। 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करिए। अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी शुरू। बिल्कुल सही बात है। इतना ज्यादा हुआ था कि अगर हम बात करें तो अक्टूबर के महीना में, खासकर अगर 24 अक्टूबर 1929 की बात करें, तो 24 अक्टूबर को 1.3 करोड़ शेयर बेचे गए थे। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 1.3 करोड़। अमेरिका महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। सही बात है, क्योंकि जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था है, जर्मनी जो है वो अमेरिका से कर्ज लेता था, अमेरिका के कर्ज भरोसा जी रहा था। और जब अमेरिका में इतनी बड़ी मंदी आई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ गई, तो अमेरिका जो है कर्ज देना बंद कर दिया। तो जर्मनी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। दोनों के दोनों क्या है, सही है। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? देखिए, कम वेतन का मिलना, खराब भोजन, दोनों का दोनों था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बहादुर शाह जफर के बेटों को किस संग्रह अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? देखिए, एक अंग्रेज अधिकारी था जिनका नाम था कैप्टन हडसन। क्या नाम था? कैप्टन हडसन। हडसन ने बहादुर शाह के बेटों को गिरफ्तार किया और बहादुर शाह जफर के सामने इन दोनों बेटों को गोली मार दिया था, और बहादुर शाह जफर को और उनकी पत्नी को कहा, रंगून भेज दिया था। वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। बिल्कुल सही बात है। वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचते थे। बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों सही है। अगला सवाल है, बंगाल के नवाब, देखिए ये जो ना, ये स्टिकर मारा हुआ है इसलिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव के मुख्य कारण क्या था? देखिए, इसके मुख्य कारण ये था कि आपको याद है कि एक फरमान जारी हुआ था, ठीक है, उस फरमान का ये लोग दुरुपयोग करते थे। फरमान ये था कि अंग्रेजों को टैक्स फ्री सामान लेके जाने का फरमान निकला था,
जो नवाब के थ्रू निकला था। अंग्रेज उसे दस्तक प्रणाली कहते थे, आप लोग पढ़े होंगे है ना, दस्तक प्रणाली। ये अंग्रेज क्या करते थे, दस्तक प्रणाली जो पास होता था फरमान, ये किसी और को बेच देते थे और क्या करते थे कि इनका दुरुपयोग ज्यादा होने लगा, जिसके कारण इसके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ज्यादा टकराव होते रहता था। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1756 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां नहीं होगा, अलीवर्दी खां होगा, है ना, कि मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। गलत है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद होता था। बिल्कुल सही बात है। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। बिल्कुल सही बात है। दूसरा और तीसरा दोनों सही है, एक गलत है ना। अगला सवाल है, सिराजुद्दौला का हार का सर्वप्रमुख कारण क्या था? ठीक है, देखिए सिराजुद्दौला का हार का जो सबसे मेन कारण था, इनके सेनापति थे मीर जाफर का धोखेबाजी। ये मीर जाफर जो है ये इन्होंने अंग्रेज के साथ मिल गए थे, इस कारण सबसे बड़ा था। प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। बिल्कुल सही बात है। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम नहीं बना था, मीर जाफर बना था, है ना। दूसरा गलत है। दूसरा असत्य कथन को चुनिए, ऑप्शन नंबर बी। 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए इतनी कंफ्यूजन नहीं करेगा, इसमें बंगाल का नवाब मीर जाफर था। आप लोगों में से कुछ कहेंगे कि नहीं मीर कासिम होगा। अरे मीर कासिम नहीं होगा, क्योंकि मीर कासिम को हटा दिया था और मीर जाफर को बना दिया था। मीर कासिम को हटाया था तभी तो मीर कासिम ने विद्रोह कर दिया था और बक्सर का युद्ध हुआ था। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था उससे बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। ध्यान रखिएगा। बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच था, नहीं, एक तरफ से 3 लोग थे और एक तरफ से अंग्रेज अकेले थे। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी का अधिकार दे दिया। बिल्कुल सही बात है। सत्य कथन चुनना है, केवल दूसरा क्या है? सत्य है। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। बिल्कुल सही बात है। सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। सही बात है। सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत इलाकों पर अपने कब्जे में ले लेती थी। बिल्कुल सही बात है। तीनों के तीनों क्या है? सही है। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था? ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, है ना, उसके बाद हुआ था। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए थे? तो 1786 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों के चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। देखिए ये तो सही बात है, लेकिन 1786 में नहीं रोका था, 1785 में रोका था। तो गलत है ना, बाकी सब सही है। डेट खाली इन्होंने गलत दे दिया, 1785 होगा, तो पहला गलत है। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। सही बात है। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। बिल्कुल सही बात है। सत्य कथन सुनना, तो ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा। अगला सवाल है, 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। सही बात है। वेडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। सही बात है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। यहाँ बाद में फिर मैसूर पर क्या हो गया? सहायक संधि को थोप दिया गया था। सही बात है। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? देखिए सर्वोच्चता की नीति जो था ये कौन लाया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन लाया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है। ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे 19वीं सदी के शुरुआत में अपने क्षेत्र का जो विस्तार करने के लिए, अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए सर्वोच्चता की संधि लाए थे। रानी
चिन्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा गया है ना, तो ध्यान रखिएगा। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से, बिल्कुल सही बात है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। देखिए, पहली तो नहीं थी, ठीक है, लेकिन एक शासिका थी, तो दूसरा गलत होगा। 1824 में उन्होंने गिरफ्तार किया गया, 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हुई। बिल्कुल सही बात है, पहला और तीसरा सही है। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? कंपनी ने सिंध पर 1843 में कब्जा किया था। अगला सवाल, सहायक संधि के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सहायक संधि के बारे में, ये सहायक संधि जो है ये हड़प नीति वाला सहायक संधि है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हड़प नीति के तहत किसको सबसे पहले हड़पा गया था? सबसे पहले सतारा को हड़पा था। सतारा को कब हड़पा था? तो 1848 में। सतारा के बाद संबलपुर कब हड़पा गया था? 1850 में। उदयपुर का जो एरिया है ये 1853 में बाद में हुआ था, और नागपुर जो है, सॉरी, ये 1852 में हुआ था, और नागपुर जो 1853 में हुआ था। BADC, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आजाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया। बिल्कुल सही बात है। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई। सही बात है। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, तो उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। नहीं जी, गलत बात है। जनता अपने पीर नवाब को खोना नहीं चाहती थी, तो वो उसने जब, इसलिए जनता में बहुत आक्रोश था। इसका आक्रोश जो 1857 की क्रांति में दिखा था। तो पहला और दूसरा क्या दोनों सही है। अगला सवाल है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। निम्नलिखित विशेषताएं थी, क्या क्या था, जरा समझते हैं इस बात को। हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी और अदालत दीवानी। सही बात है। दीवानी मुकदमे के मुखिया यूरोपीय कलेक्टर होते थे, जिसमें भारतीय पद्धति प्रकार होता था। ये गलत है, यूरोपीय लिख दिया ना। किसका पद्धति प्रकार होता था? भारतीय पद्धति प्रकार होता था। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वो कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। बिल्कुल सही बात है। पहला और तीसरा दोनों क्या है? सही है। अगला सवाल, वॉरेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो महाभियोग चलाने वाला अधिकारी कौन था? एडमंड बर्क, ऑप्शन नंबर डी। जिस समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? आपको पता ना, स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था, स्थायी बंदोबस्त। और 1793 में कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए करते हैं। अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही बात है, जमींदार पैसा मार लेता था। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने विफल होने के कारण छीन ली गई। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। बिल्कुल तीनों के तीनों सही है। पूछा असत्य कौन है भैया? असत्य कोई भी नहीं है। अगला, महलवाड़ी व्यवस्था। आपको भी पता है, महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये लागू किए थे कौन? मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। आपसे पूछेगा लागू किसने किया था? अगर लागू की बात करें तो हॉल्ट मैकेंजी। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन थे? हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आपको भी पता है कि ये महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये 1800
22 के आसपास ये लागू हुआ था, है ना। तो ये आपको पता भी होगा, 1822 में। अगला, माहलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया था। नहीं, तो गलत है। अभी ने बताया क्या, हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, है ना। तो ये गलत है। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। बिल्कुल सही बात है। मोहल्ले का जिम्मा दिया जाता था कि भैया तुम कर्जा चुकाओ, और नहीं चुकाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी दी जाती थी। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय की जाती थी, जिसे चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से। देखिए, भू राजस्व की जो रकम था निश्चित रूप से तय नहीं की जाती थी, मतलब फिक्स नहीं होता था। समय समय पर इसमें संशोधन भी किया जाता था। केवल दूसरा सही है ना। अगला है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था। आपको रैयत तो पता ही होगा कि क्या है ना। रैयत क्या था, रैयत जो था कि डायरेक्ट किसान से, इसकी रैयत कहा था किसान को, है ना। तो डायरेक्ट किसान से टैक्स लिया जाएगा, उसको रैयत कहा जाता था, रैयतवाड़ी। तो सही बात है। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से ना करके सीधे रैयत यानी किसान से किया जाता था। बिल्कुल सही बात है, दोनों का दोनों सही था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये पहले तो किसने लागू किया था, कि टॉमस मुंडो ने लागू किया था, है ना। तो टॉमस मुंडो ने लागू किया था उस समय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। सबसे पहले टीपू सुल्तान का जो एरिया था उधर लागू किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1859 में। निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे। ठीक है, कौन नहीं थे, बैगा। अगला सवाल, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। देखते हैं क्या असर पड़ा है। आदिवासियों मुखियों से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियां छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बात है। देखिए, उनका मालिकाना हक नहीं छीना गया था। ठीक है, उनको मालिकाना हक जो है तो ये छोड़ दिया गया था, अब बाकी उनके शक्तियां छीन ली गई। पहला गलत है। घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास, हाँ ये सही बात है। तो 32 का बी। अगला सवाल है, आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करें। वर्ष का मिलान करें। चलिए समझते जरा। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831। वर्ली विद्रोह कब हुआ था, देखिए वर्ली विद्रोह हुआ था 1940 में। अब बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में। ए बी डी सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह रहने और मदिरा पान सेवाओं को दूर रहने की सलाह देते। बिल्कुल सही बात है। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे। बिल्कुल सही बात है, दोनों को दोनों क्या है, सही है। अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। जाहिर सी बात है, उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, तो कैनिंग ही करेगा, है ना। अगला सवाल, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए थे। चलिए देखते हैं। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। देखो यही सब ना अंग्रेज लाला के सब चौपट करने के चक्कर में किया था, ईसाई धर्म खूब फैलाया। पहला, दूसरा
सही, दोनों सही है। मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल को दिया गया था। कब दिया गया था? 8 अप्रैल को दिया गया था। अप्रैल, ठीक है, तो ये दिया गया था। अगला सवाल, 1857 के बागी और उससे संबंधित विद्रोह के बारे में बताना कि कहां कहां से थे। नाना साहेब कानपुर, पहला के बी, आपको पता ही है, ठीक है। दूसरा, बिरजिश कद्र, बिरजिश कद्र कहां से थे? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, एडी। तो पहला का बी या दूसरा का डी, कोई ऐसा है जी? पहला का बी या दूसरा का डी, सॉरी चौथा का डी। ऑप्शन नंबर डी देखो मिल गया ना, पहला का बी और चौथा का डी। बाकी दू का ए, बिरजिश कद्र कहां से थे? लखनऊ से थे। रानी अवंतीबाई लोधी राजगढ़ से थी। चलिए अगला सवाल, विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहादुर शाह जफर को उसकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के जेल भेज दिया गया, जहां 1861 में मृत्यु हुई। देखो 1861 में नहीं हुआ था, 1862 में हुआ था ना, तो ये गलत है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, सही बात है। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध करते थे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा तीसरा दोनों के दोनों सही है। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी जात नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। चलिए कौन कौन बदलाव किए जरा हम लोग समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। वह एक परिषद गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। डलहौजी के व्यापक के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दस्तक पुत्रों को सत्ता देने सौंपने की छूट दी गई। वो कहा था ना, हड़प नीति जिसको कहते हैं, व्यापक का सिद्धांत की जिसका बाल बच्चा नहीं होगा तो गोद लिए पुत्र को राजा नहीं बनने देंगे और उससे जमीन हड़प लेंगे। तो इसको क्या कर दिया? हटा दिया। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। करेगा नहीं, तीनों के तीनों सही है। अगला सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? विलियम जोन्स ने। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? देखिए ये जो हुआ था ये लगभग 1791 की बात है। कब की बात है? 1791 में। और 1791 में बनारस हिंदू 1791, तो 1791 के समय में कौन थे? लॉर्ड कर्नवालिस। मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित हुआ था? कब हुआ था? 1835 में। अगला सवाल है, 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वुड डिस्पैच नीति में पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान का तर्क दिया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये तो कहा ही था। वुड्स के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके, बिल्कुल सही बात है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र भी बताया जाता है। हाँ सही बात है, तीनों के तीनों क्या है? सही है। अगला सवाल, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें, ठीक है। चलिए विचार करते हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, बिल्कुल सही बात है। वो चाहते थे कि भारत का जो शिक्षा हो भारतीय परंपरा से हो, ठीक है, ये एबीसीडी पढ़ के नहीं हो। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उनकी सामाजिक परिवेश से काट देगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम भूल जाएंगे अपना समाज को। उनके अनुसार पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना शिक्षा नहीं है, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेजी बस पढ़ना लिखना जानिए और वो जो उनका वो काम चलेगा, बस वो काम करेंगे तो अंग्रेजी में कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगा, बस ये चीज था। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों क्या सही है। अगला है, शिक्षा टैगोर के शिक्षा संबंधी
विचारों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। हम सही बात, ये भी खुश नहीं थे। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश से ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। वो चाहते थे कि दोनों में शिक्षा हो। आइए अगला, सती शब्द का क्या अर्थ होता है? सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला। सदाचारी महिला, सदाचारी महिला का मतलब होता है कि जो अपने पति के प्रति बिल्कुल समर्पित हो, यानी कि पति जब मर जाए तो वो भी आग में जल जाए। कुछ महिला स्वेच्छा से करती थी, बाद में इसको जबरदस्ती इसको एक रीति रिवाज बना दिया गया था, जिसे राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? समाप्त किया था। तो राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। सही बात है। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। देखिए, ये चाहते थे कि पश्चिमी शिक्षा थोड़ा सा आए। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बना नहीं। ये बस चाहते थे कि विधवाओं की स्थिति में सुधार आए। विधवाओं को जो है ना आग में न जलाए, इसकी सती प्रथा बंद हो गया था ना। तो पहला दूसरा दोनों क्या है? सही है। अगला सवाल, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार के पहल को प्रारंभ किया था? राजा राम मोहन राय। विधवा विवाह कानून किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? देखिए, विधवा विवाह जो है ना ये 1856 में पारित हुआ था, और उस समय कौन थे? ये लॉर्ड कैनिंग थे। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करें। देखते हैं कौन कौन सुधारक थे और किन किन क्षेत्र से वो ठीक कर रहे थे मामला को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये कहां से थे? कलकत्ता से थे। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र से। भोपाल की बेगम अलीगढ़ से थी। आर्य समाज पंजाब से थे। तो BACD, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित किया था। ठीक है, सही बात है। पंडित रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखी थी। देखिए, सभी जाति नहीं था जी, सिर्फ उच्च जाति थे। उच्च जाति के महिलाओं पे है ना, तो ये दूसरा गलत है। सत्य क्या है? पहला। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये 1929 से पारित हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि पुरुषों को 18 साल और महिलाओं को 16 साल से कम उम्र में शादी नहीं करना है। शादी नहीं करना है। ठीक है। अगला सवाल, जाति उन्मूलन के लिए कम से कम किस परमहंस मंडली जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो परमहंस मंडली गठन किस वर्ष? 1840 में हुआ था। अगला सवाल है, जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिमी भारत में किया था। ठीक है, कहाँ किया था? पश्चिमी भारत में किया था। नहीं, ये जो थे ये पूर्वी भारत में, मध्य भारत में किया था। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल दूसरा। ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम, मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? श्री नारायण गुरु का है, जिन्होंने एझवा जनजाति के लिए
काम किया था? आपको पता है, पढ़े होंगे आपने, केरल में जो जनजाति के लिए उन लोग को मंदिर के पास से गुजरने नहीं दिया जाता था, तो उसके खिलाफ बहुत विरोध आंदोलन हुआ, फिर उनको अधिकार मिला। 57 क्वेश्चन है। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष की थी? तो गुलामगिरी की जो रचना है वो 1873 में हुआ था। कब हुआ था? 1873 में हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? ये 1867 में हुआ था। भारत में आर्म्स एक्ट वर्ष किस वर्ष पारित हुआ था? तो आर्म्स एक्ट वर्ष जो है 1878 में पारित हुआ था। इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। सही बात है। इल्बर्ट बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। नहीं जी, देखो इल्बर्ट बिल जो था ना, ये 1883 में आया था। इसमें यह कहा गया था कि अब अंग्रेजों को भी भारतीय जज जो है वो सजा दे सकता है। इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था, है ना। तो दूसरा क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? गलत है, क्योंकि इल्बर्ट बिल जो था वो पनिशमेंट से संबंधित था। सत्य कथन क्या है? पहला सिर्फ सत्य है। सिर्फ पहला क्या है? सत्य है। सिर्फ पहला सत्य है। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। सही बात है। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। बिल्कुल सही बात है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम की कांग्रेस का महत्वपूर्ण संस्थापक तो ही थे ना। तो तीनों का तीनों क्या सही है। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने उठाई थी? देखो स्वराज की जो मांग है सबसे पहले गर्म पंथियों ने उठाया था, क्योंकि इन्हीं लोगों ने कहा था हमें क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। अगला, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? वही दिया था प्रशासनिक सुविधा। ये तो आप सबको पता है ना। 1917 में गठित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैला? एक ही चीज फैला, समाजवाद का विचार। क्या फैला? समाजवाद का विचार। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण थे। तो कौन कौन से थे? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त हुई थी। जाहिर सी बात है, जब भी कोई युद्ध होगा तो महंगाई बढ़ेगा, आर्थिक हानि होगा। 1917 में रूसी क्रांति, हाँ ये भी एक रीजन था। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार, ये भी एक रीजन था। तीनों के तीनों क्या था? एक रीजन था। अगला सवाल, रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो रॉलेट एक्ट जो था ये आपको पता है 1919 में आया था, जिसे काला कानून कहा गया था, है ना। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए आया था। बिल्कुल सही बात है। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हाँ ये भी बात सही है। दोनों के दोनों क्या है? सही है। अगला है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी। ठीक है। इनमें सबसे बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया और उपाधियां लौटाई गई और विदेशी कपड़ों को जलाया गया। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। ये जो हुआ था असहयोग आंदोलन, जिसमें तीनों के तीनों अंतर क्या है? सही है। पंजाब में सिखों के अकाली दल के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो ये जो गुरुद्वारा में जो बैठे महंत थे ना, जो अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में बैठे भ्रष्ट महंत था, उनको हटाना था। 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में
यह प्रस्ताव पारित हुआ था। नहीं जी, गलत है, क्योंकि 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, इसके प्रस्तावक कौन थे? इनके प्रस्तावक कौन थे? ये सॉरी, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो गलत है। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नहीं, ये भी गलत है। 26 नवंबर नहीं था, 26 जनवरी 1930 था। और कहा गया था कि हम हर साल 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराएंगे, ताकि हमारा देश 26 जनवरी को आजाद हो जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्योंकि 26 नवंबर में संविधान बन गया था। वो कहानी बहुत आगे की है ना? तो ये भी क्या है? गलत है। पूछा सत्य कथन कौन है? कोई भी सत्य नहीं है। 10 क्वेश्चन और है, फटाफट देख लेते हैं। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भगत सिंह ने 1924 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? HSRA, है ना? ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। ये 1924 में नहीं किया था, ये 1925 में किया था, है ना? तो गलत है। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स की हत्या की। बिल्कुल सही बात है। 1929 में वो बम फेंका था, ये भी सही बात है। तो दोनों को दोनों क्या है? सही है। अगला सवाल, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। 1937 में प्रांत विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांत में सरकार बनी थी। दोनों के दोनों क्या है? सही है। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित हुआ था? आपको भी पता है 1940 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये लाहौर में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अली जिन्ना ने कहा था हमको क्या चाहिए? अलग राज्य, अलग देश चाहिए, जिसमें पाकिस्तान की मांग किया था। आपको एक बात पता होगा कि पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था। चलिए मैं हिंट देता हूं, जिसने भी पाकिस्तान शब्द गढ़ा था उसको कभी पाकिस्तान में घुसने नहीं दिया गया। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे। सही बात है। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। सही बात है। दोनों का दोनों क्या है? सही है। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया था? आप सबको पता है, ये दिन इतिहास में बहुत अच्छे से दर्ज है। 16 अगस्त 1946 को, जो बंगाल के नुआखली में हुआ था, है ना, जिसमें महात्मा गांधी बीच में कूद गए थे। आपको पता है ना, इसको रोकने के लिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुआ था कि वो रोकने जाए, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, गांव के गांव जला दिए गए थे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 अगस्त 1946। अगला सवाल चलते हम लोग। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने द स्पिरिट ऑफ द नॉलेज ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। सही बात है। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी है। सही बात है। दोनों के दोनों क्या है? सही है। फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी? नहीं जी, प्रत्यक्ष रूप से। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। पहला और तीसरा क्या था? सत्य कथन था। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम क्या है? मार्सिले। क्या नाम है? मार्सिले। सही बात है। यह गीत पहली बार स्वयं सेवकों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। बिल्कुल सही बात है। पहला दूसरा के दोनों क्या है? सही है।
दो सवाल और हैं, देख लेते हैं हम लोग। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करिए। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, सही बात है। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का एक स्वरूप था, सही बात है। मार्क्स का कहना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, सही बात है। तीनों के तीनों क्या है? सही। सॉरी, तीनों के तीनों क्या है? सही है। खूनी रविवार आप सबको पता है, खूनी रविवार कब घटा था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। तो एक गलत है। मजदूर कार्य की अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते। जाहिर सी बात है, मजदूर लोग कह रहा था कि हमारा काम करने का 8 घंटा कर दो, वेतन बढ़ाओ और अपना कार्य की स्थिति में मांग करो। तो दूसरा क्या है? सही है। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार को कौन सी योजना बनाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कौन सा योजना था? डॉब्स योजना। कौन सा योजना था? डॉब्स योजना। तो ये थे सेट नंबर 2 एनसीईआरटी का। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसा लगा, ताकि हम अगले सेट फिर से अच्छे से बनाएं, मोटिवेट होकर बनाएं। तब तक ले अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, क्वेश्चन करते रहें। जय हिंद।